नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव होंगे शामिल। सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम करीब 4:30 बजे से बैठक शुरू होगी। राम मंदिर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बैठक शाम करीब 4:30 बजे होगी और इसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें राम मंदिर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 4:30 बजे बैठक शुरू होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर लोकसभा चुनाव को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। साथ ही प्रदेशों के महासचिव, अध्यक्ष और प्रभारी भी शिरकत करेंगे। तो शाम के करीब 4:30 बजे से बीजेपी की बैठक शुरू होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में जो बीजेपी की जो बैठक है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बैठक हो रही है और ये बैठक का जो मेन एजेंडा है, जहां एक और अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के, तो वहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं इसको लेकर के भी इन तमाम चीजों पर लगातार जो भाजपा बैठक कर रही है। और इसी को लेकर के आज एक बार फिर से शाम करीब 4:30 बजे भाजपा की बड़ी बैठक है जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बताना चाहूंगा जो बैठक है इसमें तमाम जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, तमाम सभी मोर्चों के अध्यक्ष, इसके अलावा महासचिव, ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित होंगे। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि उनको जो जिम्मेदारियां जो देने का जो काम है वो भी किया जाएगा कि किस तरीके से किस नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। ये भी काम आज की बैठक में बड़ी संभावना है कि ये भी माना जा रहा है कि उनको जिम्मेदारी उनकी तय की जा सकती है। जी जूही। जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा और कौन से बड़े नेता है बीजेपी के जो इसमें शामिल हो सकते हैं? और देखिए जो इसमें जो मुख्य जो है वो जेपी नड्डा ही रहेंगे क्योंकि वही इस बैठक की अध्यक्षता करें। लेकिन और अगर मैं बड़े नेताओं की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, तमाम जो प्रदेश है उनके अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, इसके अलावा तमाम मोर्चा के जो अलग अलग जो मोर्चा हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो इस बैठक में शामिल होंगे। जिसमें जो सबसे बड़ा जो आज का जो एजेंडा जो माना जा रहा है वो एक और जहाँ लोकसभा चुनाव, तो वहीं दूसरी ओर जो अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जी जी, राम मंदिर जो की बात कर ले तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, तो इसको लेकर क्या कुछ इस दौरान निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए जिस तरीके से सबसे बड़ा जो भाजपा का जो उद्देश्य है वो ये है कि
ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराना। अब उन पर किस तरीके से लोगों को इसमें भाजपा की तरफ से सपोर्ट किया जाए, क्योंकि 22 तारीख के बाद एक टारगेट रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। इसको लेकर के तमाम जो रणनीति है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो निमंत्रण का जो काम है, चाहे वो अक्षत वितरण की बात हो या फिर तमाम अलग तरीके से निमंत्रण लोगों के घर घर जाकर के उसके बारे में बताना, इस तरह की जो रणनीति है, इस चीज पर आज ये काफी जो बैठक है ये अहम मानी जा रही है। जी अजित, अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में है, अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को जो है पूरा करने में लगी हुई। तो बीजेपी उनको पछाड़ने के लिए किस तरह की रणनीति इस दौरान तैयार कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्योंकि लोकसभा चुनाव के कुछ ही समय बचे हुए हैं, ऐसे में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो जनता तक पहुंचाना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज जो इस बार मानी जा रही है कि जो दिग्गज नेता हैं उनको भी किस तरीके से चुनाव में उतारना है, चुनाव मैदान में वो कैसे पहुंचे, ऐसे तमाम चीज, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात करें, तो ऐसे चीजों को लेकर के अभी से जो चर्चाएं वो तेज हो चुकी है। चाहे दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात हो या फिर उनको जिम्मेदारी देने की बात हो या फिर लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचाने की बात हो, इन तमाम नीतियों पर आज बैठक होनी संभव है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज न्यायालय में तलब किया गया था, लेकिन न्यायालय के समक्ष राहुल गांधी पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सुल्तानपुर बार एसोसिएशन में विधिक कार्यशाला के आयोजन एवं हड़ताल के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बता दें कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया है। तो मानहानि मामला बताया जा रहा है और राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि राहुल गांधी न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं। तो सुल्तानपुर न्यायालय में आज इसकी सुनवाई होनी थी। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन भेजा गया था। हालांकि वो आज शामिल नहीं हो पाए कोर्ट में। तो हड़ताल के चलते जो है सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी है और एक बार फिर से राहुल गांधी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो पाए हैं। तो आज एक बार फिर से राहुल गांधी न्यायालय में पेश नहीं हो पाए हैं। और वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई आज शुक्रवार को टल गई थी। मामले की सुनवाई एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए मांगा है वक्त। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने दी है अर्जी। तो एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई होनी है और इसके लिए वक्त मांगा गया है। एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई होनी थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई टल गई थी। हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों की ओर से अर्जी दी गई है। तो वाराणसी से खबर सामने आ रही है, एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई होनी है। वहीं एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए वक्त की मांग की थी और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से अर्जी दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे जुड़ गए। विकास, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो ही इस समय हम कचहरी में मौजूद है और यहीं से जो है जिला अदालत में इस बात पर बहस हुई थी, पूरी जो है चर्चा हुई थी क्या रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या फिर नहीं किया जाए। दोनों विपक्ष, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, दोनों ने अपने अपने तर्क रखे थे और अब फैसला कैसे कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज वो फैसला आ सकता है। आज जिला अदालत अपना अंतरिम आदेश सुना सकता है कि क्या जो एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जो बात है, क्या रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इसके साथ ही साथ 1991 का एक मामला था, इसमें जो है हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट ने आदेशित किया था एएसआई को कि आप जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे, आज भीषण विराजमान मामले को लेकर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट में। इसको लेकर एएसआई ने कहा है कि 4 हफ्ते का हमको समय दीजिए। उसके एप्लीकेशन पर भी जो है आज जिला अदालत में
फैसला आ सकता है। अभी तो कुछ ही देर बाद जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अंदर जाएंगे और उसके ठीक बाद जो है जिला अदालत अपना फैसला सुनाएगा। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में इस बात को लेकर पूरा जिरह हुई, बहस हुई, दोनों पक्षों की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि जो मामला लगातार हाई प्रोफाइल बना हुआ था, 1991 का जो मुकदमा था जिसको लेकर सुनवाई चल रही थी, उसमें भी 18 तारीख को जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 19 तारीख को एक ऐतिहासिक फैसला आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एएसआई को कि आप जिला अदालत में जाइए और उसके बाद अगर जिला अदालत आपको अलाउ करता है तो आप दोबारा सर्वे कीजिए और चीजों को लेकर रिपोर्ट लेकर हमारे समक्ष पेश कीजिए। तो देखना होगा कि रिपोर्ट की क्या कुछ आती है, लेकिन ये तो तय है कि आज जो फैसला आने वाला है काफी ज्यादा ऐतिहासिक और यही वजह है कि जो है ज्ञाना ज्ञानी का दौर जारी है। हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है, लोग हैं, वो सब लोग आ चुके हैं। अभी से कुछ ही देर बाद ये कोर्ट परिसर में जाएंगे, उसके बाद वहां से जो भी अंतरिम आदेश होगा उसको लेकर, उसकी कॉपी लेकर ये बाहर निकल सकते हैं। जी अभी हाल ही में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वे रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत को सौंपने के आदेश दिए थे और हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अदालत एक बार फिर से जो है ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दे सकती है। तो क्या लगता है, फिर से दोबारा इसको किया जा सकता है? और बिल्कुल देखिए, इसमें दो पक्ष है। अगर एएसआई अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसमें एएसआई ने खुद ही अर्जी डाली कि 4 हफ्ते का समय दिया जाए। इसको लेकर हिंदू जो पक्ष है उसने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार जल्दीबाजी कर रहा है कि जो रिपोर्ट है एएसआई की उसको सार्वजनिक किया जाए। इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार अर्जियां डाल रहा है और अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एएसआई द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, उनको 4 हफ्ते का समय मांगा। एएसआई ने कहा है कोर्ट से कि 4 हफ्ते तक जो रिपोर्ट है हमने सबमिट किया उसको सार्वजनिक ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं अरंगा डाल रहा है। दूसरा चीज ये है कि जो 1991 का जो मुकदमा है जिसको सिविल डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब हाईकोर्ट ने कहा है कि आप वहां पर जाइए और वहां से जो है आदेश लेकर आइए, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा जो मामला है जो जगह छूट गई थी, पहला जामगुड़े सर्वे 100 दिनों से ऊपर तक चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो सर्वे चल रहा था वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें कुछ ऐसे जगह थे, कुछ ऐसा हिस्सा था जिसको सर्वे करने को लेकर मनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ, नियम और शर्त के साथ ये कहा था कि आप इन जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सर्वे कर सकते हैं। तो देखना होगा कि जिन जगहों को छोड़ने की बात की गई थी, क्या सेकंड राउंड में अगर इजाजत मिल जाती है यहाँ से तो वो सर्वे जो है दूसरे राउंड का वो भी शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि लगातार 3 बार से हमने देखा कि कैसे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार लगातार 3 दिन जो है जिला अदालत में किसी न किसी कारण से सुनवाई चल गई। लेकिन आज जो है वो फैसले का दिन है जब जिला अदालत अपने अंतरिम फैसले पर पहुंचेगा और ये बताएगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जो बहस है उसका क्या नतीजा निकला, वो हिंदू के पक्ष में आया है या फिर पूरे पाले में जो है मुस्लिम पक्ष ने बाजी मार ली। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। देखना होगा कि अब से कुछ ही देर में क्या कुछ आदेश आता है कोर्ट से, लेकिन पूरा जो मामला है ज्ञानवापी का वो लगातार हाई प्रोफाइल बन गया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हार्ड कॉपी जो कि एएसआई रिपोर्ट की जो हार्ड कॉपी है उसको रिपोर्ट देने की बात दोनों पक्ष एक हो गए हैं। यही एक बिंदु है, यही एक पॉइंट है जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों एक मत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हार्ड कॉपी है उसको वो लोग ईमेल के जरिए मांग कर रहे हैं, यानी कि उनको जो हार्ड कॉपी जो मिलेगी उसकी आप ईमेल के अनुसार तो भेजेंगे, साथ ही साथ आप उनको इस तरह से भेजेंगे कि अगर उसको शपथ पत्र लगाए वो तो वो अपने रखी जाए। ये दूसरे कंडीशन में भी जो है वैलिड होगा। तो देखना होगा कि हार्ड कॉपी के मतलब जो दोनों पक्ष एक हुए हैं, क्या उनकी दलीलों को कोर्ट सुनता है और क्या हार्ड कॉपी उनको हैंड ओवर करने के आदेश देता है। जी अब अभी कितना और वक्त है सुनवाई शुरू होने में? बिल्कुल देखिए, अभी से कुछ ही देर बाद जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, हिंदू पक्ष की तमाम वाजबी महिलाएं जो प्राय की तरह हमेशा अंदर जाते हैं, वही जो है इस दरवाजे से हम अपने सहयोगी कहेंगे, हमारे सहयोगी देखिए वो गेट दिखाएंगे, वो दरवाजे दिखाएंगे, यहीं से जो है एंट्री होगा और इसके बाद जहाँ से सभी अधिवक्ता, सभी जो लोग हैं अपने अपने कार्य पे जा रहे हैं, तो यहीं से उनकी एंट्री होगी और यहाँ से एंट्री करने के बाद वो जाएंगे अदालत में और कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में आदेश अपना सुनाएंगे जिला जज, और वो बताएंगे कि आखिर में जो पूरा मुकदमा चला था उसकी क्या जो है वैधानिकता है और उसको लेकर जो पूरा आदेश है वो अपना सुनाएंगे और उसके बाद जो है ये फैसला हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बिजनौर में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि हैंड पंप रिवोर का भुगतान करने की एवज में 15,000 रुपए की डिमांड करने के आरोप में पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी और ठेकेदार के बीच की बातें साफ सुनाई दे रही है, जिसके चलते जिला विकास अधिकारी रचना गुप्ता ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया। पूरा मामला नजीबाबाद के गाँव कल्हेड़ी का बताया जा रहा है। तेरे बाप ने क्या पैसे ले, इसका गाड़ी का नंबर दे, सेक्रेटरी बैठा, ठीक है ले कहीं के लेगा पैसे 15,000 रुपए कहीं के लेगा, बता ले 15,000 रुपए निकाल, 15 कहीं के 15 इसी गाड़ी में तो फाइल निकाल, 15,000 रुपए लेकर बात करें मुझसे, तू लेके गया
हराम गरी तेरे बाप का पैसा रे, तेरे बाप ने दिया मुझे पैसा कमा के, हैं? कहीं के चाहिए थी 15,000 रुपए गाड़ी कौन, कहीं के चाहिए 15,000 रुपए, तेरे बाप ने क्या क्या पैसे, ये ले इसका गाड़ी का नंबर दे, ये सेक्रेटरी बैठा, ठीक है, ले कहीं के लेगा, कहीं के लेगा। अब जनवरी में ही कांग्रेस एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली है। इस बात की जानकारी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देते हुए बताया कि हम 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 15 राज्यों से होते हुए मुंबई तक जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से मणिपुर को लेकर सवाल भी किए हैं। यात्रा निकाल रहे हैं मई महीने से। मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बंबई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? क्यों जा रहे हैं? लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास। कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी।
और बलिया में 6 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दौरा करेंगे, जहां अखिलेश यादव स्वर्गीय राजमंगल यादव के गांव विसुकिया 3 बजे पहुंचेंगे। साथ ही स्वर्गीय राजमंगल यादव को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों से शोक संवेदना भी प्रकट करेंगे। वहीं सपा मुखिया बलिया में ही स्वर्गीय राजेंद्र पांडे के गांव भीखपुर भी जाएंगे और उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही परिवारजनों से शोक संवेदना प्रकट करेंगे। और यूपी के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सीएम योगी ने ब्रज में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने और नए पार्किंग स्थल विकसित करने पर भी जोर दिया है। दरअसल प्रदेश के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक की, जिसमें उन्होंने कई शहरों का मास्टर प्लान प्रेजेंटेशन देखा। साथ ही इस दौरान मथुरा वृंदावन में चल रही परियोजनाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। और खबर हरदोई से है, जहां जर्जर पुल से मोरंग भरा ट्रक नीचे गिर गया, जिसमें चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए। बता दें कि काफी समय से जर्जर पुल से आवागमन हो रहा था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। मामला अपील ग्राम कोतवाली क्षेत्र के गनीपुर गांव के पास गहा नदी का बताया जा रहा है। ये मोहरम का ट्रक लेके आ रहा था टरवा से, और ये गनीपुर गांव के जो पुल पे जानकारी थी नहीं कि क्षतिग्रस्त है ये, तो उस पर जैसी गाड़ी गई तो नीचे चला गया। किस किस तरीके से अपनी जान बचाई? काफ़ी गांव वाले आगे मशक्कत करके निकले। किसके कहने पर इस गांव में ट्रक लाया गया? अब ये हमारे सप्लायर हैं, टरवा से यहाँ सप्लाइंग करते हैं बिलग्राम हरदोई इधर। और खबर लखनऊ से है, जहां प्लाई आरा मशीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास से रहने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां घटनास्थल के लिए निकली। मामला चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित मटियारी गांव के पास आरा मशीन फैक्ट्री का बताया जा रहा है। वही खबर संभल से है, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान ने पीएम मोदी की भगवान श्री राम से तुलना की है। बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसी दिन से देश में रामराज आ गया था, और कहा कि अगर आप हनुमान जी बनकर मोदी जी को देखेंगे तो उनमें प्रभु श्री राम नजर आएंगे। साथ ही कहा कि अब मुसलमानों को बदलना चाहिए, मुसलमानों का भी मन है कि वे भी जय श्री राम बोले। उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि वह दिखाएं कि वे भी सेक्युलर है। राम मंदिर उद्घाटन के दिन वे भी अपने घरों में दिए जलाएं। कितना बदलाव आया आप देखिए, हमें मंदिर मिलने जा रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं गूज बम्स आते हैं जब आप सुनते हैं कि अरे राम मंदिर, मतलब श्रद्धा से मन भर जाता है। ये मैं मुस्लिम होने के नाते बोल रही हूँ आपको, मुसलमानों का भी मन है कि हम जय श्री राम बोले, मुस्लिम कम्युनिटी का भी मन है कि हम राम मंदिर। अच्छा मैडम, आप मुस्लिम हैं, आप राम मंदिर के लिए दर्शन को जा रही हैं, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो क्या मुस्लिम कट्टरपंथी आपको विरोध नहीं करते कभी? नहीं, कौन हमारा विरोध करता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि। और खबर अमरोहा से है, जहां आदमखोर कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि आदमखोर कुत्तों ने 50 बकरियों को निवाला बना लिया। साथ ही कुत्तों से गांव में दहशत का माहौल हो गया। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन ने आदमखोर कुत्तों को नहीं पकड़ रहे हैं। मामला टिटोली थाना क्षेत्र के गांव चक पावंती का बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से, जहां ऑनलाइन फ्रॉड करके खाते से भारी रकम निकाली गई थी, जिसमें पुलिस ने रिकवरी में तेजी दिखाई। बता दें कि 48 घंटे के अंदर 17,64,00,000 रुपए की रिकवरी की गई। वहीं खाते की गोपनीय जानकारी जुटाकर क्राइम को अंजाम दिया गया था। साथ ही साइबर टीम ने धोखेबाजों से 100% रिकवरी की। वहीं पीड़ित ने पैसे लौटाने पर पुलिस का आभार भी जताया।
और खबर यूपी के फतेहपुर जिले से है, जहां खनन विभाग ने ओवरलोड ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना वसूला है, जिससे खदान संचालकों और ट्रक मालिकों में हड़कंप मच गया है। साथ ही खदान संचालक को भी नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि खनन विभाग को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि खदानों से ओवरलोड ट्रक लगातार निकल रहे हैं। सूचना मिलते ही अचानक चेकिंग के लिए पहुंची टीम ने खदान से निकल रहे 17 ओवरलोड ट्रकों को सीज कर दिया। वहीं ट्रक को सीज करके लगभग 9 लाख का जुर्माना वसूल किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।